स्वागत है आपका अपने हिंदी की पाठशाला परिवार में। आप हमारे साथ बिहार के आगामी शिक्षक भर्ती में हिंदी विषय से पूछे जाने वाले प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह 20 प्रश्नों की श्रृंखला है। आइए बिना समय लगाए हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारे अभ्यास का पहला प्रश्न है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? आपको पता है उपसर्ग हमेशा सार्थक शब्दों के आगे लगाए जाते हैं और अध्यक्ष का अगर हम विच्छेद करेंगे तो अधिधन अक्ष होगा। इसमें अक्ष एक सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कुछ अपना अर्थ होता है, इसलिए इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा, अधि। क्वेश्चन नंबर 2, ब उपसर्ग किसमें होता है? हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है उपसर्ग हमेशा सार्थक शब्दों के आगे लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम आगे लगे शब्द ब को अगर हम हटाएं और उसके पीछे के शब्द को पढ़ें तो अगर वो सार्थक शब्द होंगे तभी उपसर्ग के साथ वो सही कहलाएंगे। यहाँ पे ब को हटा के दबू को देखा जाए तो इसका कोई शब्द का अर्थ नहीं होता। यहाँ दनाम शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, दहजमी का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ये जो दौलत लिखा है इसका होता है संपत्ति। इसलिए अब क्वेश्चन संख्या 2 का आंसर बदौलत होगा। तीसरा क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? आपको पता है कि यह एक अयोगवाह है, इसलिए आप सी ऑप्शन सही। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आपको पता है जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कहा जाता है इनको, ये 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है पश्च स्वर और तीसरा होता है मध्य स्वर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में 4 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या है? तो जिन शब्दों की ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें निरनुनासिक स्वर कहते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण कितनों आधारों क्वेश्चन नंबर 6, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो वाक्यों का वर्गीकरण का आधार 2 है। दो प्रकार से वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें ऑप्शन नंबर 1 एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों, एक साधारण वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक विधेय और एक ही उद्देश्य हो। ऑप्शन नंबर डी, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। आपको पता है साधारण वाक्य में कर्ता होता है और कर्म होता है प्लस क्रिया होती है, इतने को मिलकर साधारण वाक्य बनते हैं। तो इसका मतलब एक कर्म और क्रिया को विधेय कहते हैं, कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। तो इस प्रकार साधारण वाक्य में एक कर्ता और एक विधेय होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ये इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से संयुक्त वाक्य है। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। इसका मतलब दो वाक्य आपस में जुड़े होंगे। इस तरह दो वाक्य का मतलब एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय होंगे। पहले वाक्य में उद्देश्य मैंने, पहले वाक्य का उद्देश्य मैंने, यहाँ पे एक ही उद्देश्य है। दूसरे वाक्य में आपको, यहाँ पे एक ही है। इस तीसरे वाक्य में भी उद्देश्य एक ही है।
ऑप्शन नंबर बी में उद्देश्य के साथ साथ क्रिया भी अधिक है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन संख्या 9, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। फिर रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 12, आलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो आलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द चुनिए। योगरूढ़ का मतलब होता है जो भी वह शब्द जो एक विशेष अर्थ में प्रकट हो, वह शब्द जो एक विशेष अर्थ प्रकट करे। पीला पीले रंग को प्रदर्शित करता है, दूध वाला दूध वाले को प्रदर्शित करता है, नैन मतलब आँख होता है। चक्रपाणी का अर्थ होता है जिसके हाथ में चक्र हो, मतलब यह केवल एक विशेष व्यक्ति का अर्थ देता है जो है विष्णु जी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन होगा बी चक्रपाणी। क्वेश्चन नंबर 14, अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी का मतलब होता है जिसका विकार न हो। संज्ञा का विकार होता है बहुवचन के रूप में, जैसे क्वेश्चन नंबर 14, अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द वह होता है जिसका विकार न हो। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अव्यय, क्योंकि अव्यय का विकार नहीं होता है। अव्यय का भी अर्थ होता है जिसका व्यय न हो। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, अभिधा शब्द शक्ति में ऑप्शन ए वाच्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन नंबर सी व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, या ऑप्शन डी विचित्र अर्थ प्रकट होता है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। यहाँ पर मुख्य अर्थ लेने के लिए अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है, मुख्य अर्थ से इतर अर्थ लेने के लिए लक्षणा शब्द शक्ति होता है, और विशेष परिस्थिति में प्रयोग करने के लिए व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अभिधा जो अभिधा शब्द शक्ति का आशय है कि जो लक्ष्य करके जो बोला जाए वही, मतलब जिस शब्द के बोलने से उसके मुख्य अर्थ का बोध हो वही शब्द शक्ति, अर्थात वाचक जो शब्द कह रहा है उसका उस शब्द से जो संबंध है या उसका जो अर्थ है वही लिया जाता है अभिधा शब्द शक्ति में। इस प्रकार अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 16, कर्मवाच्य पहचानिए। कर्मवाच्य का अर्थात है जिसमें कर्म उपस्थित हो। वाच्य का अर्थ होता है कहने वाला। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 का उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ऑप्शन ए, चिट्ठी भेजी गई। यहाँ पर अगर हम क्रिया से पूछेंगे, क्रिया से क्या का प्रश्न करेंगे, तो यहाँ पे चिट्ठी निकल के उत्तर आएगा। इसलिए यहाँ पे कर्म उपलब्ध है, इसलिए कर्मवाच्य ये
ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 17, क्रियार्थक संज्ञा किस रूप में होती है? तो क्रियार्थक संज्ञा हमेशा एक वचन और पुल्लिंग के रूप में होती है। राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? तो आपको पता है कि राज्यपाल एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि राज्यपाल एक जाति विशेष को संबोधित करता है, इसलिए राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जो अपने जैसे सभी का प्रदर्शन करे वह जातिवाचक संज्ञा होता है। तो राज्यपाल में सभी राज्यपाल आएंगे, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगा। प्रश्न 18 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? तो यहाँ पर नेपोलियन भी एक जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 20, संज्ञा शब्द है। संज्ञा उसे कहते हैं, संज्ञा का सीधा अर्थ नाम से होता है, इसलिए यहाँ पर सभा एक नाम है जो समूहवाचक संज्ञा है। इस प्रकार आज का हमारा 20 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।